गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसके हम आंसर के साथ देखेंगे। तो जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी, एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो को स्टॉप करके आपको अपनी नोटबुक में लिखना है उसका आंसर, एंड जो मैं आंसर दिखाऊंगी फिर उस आंसर के साथ अपना मैच करना है। अगर आपका सही हुआ तो वेल एंड गुड, आपको आप बहुत अच्छे से तैयार हैं। एंड बट अगर आपका गलत हुआ या आपने कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके पार्ट से नहीं है, आपके सिलेबस से नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक ने सेकेंड क्लास के डिब्बे की टिकट क्यों लिया। यानी इसमें लेखक ने सेकेंड क्लास की डिब्बे की टिकट क्यों ली। तो आपको बताना है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि लेखक आरामदायक और सुकून से यात्रा करना चाहते थे। उसे यात्रा के दौरान एकांत चाहिए था ना, यानी अकेलापन चाहिए था। और सेकंड क्लास का किराया जो है वो अधिक होने के कारण वहाँ पर भीड़ कम होती है। यानी सेकंड क्लास में किराया ज़्यादा होता है तभी तो वो अकेला रहेंगे, वरना तो अगर जनरल होगी तो भीड़ भाड़ रहेगी। तो भीड़ कम हो, मतलब किराया ज़्यादा होता है ना तो भीड़ कम होती है। अगर हम इसे कहें तो किराया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भीड़ से। किराया ज़्यादा भीड़ कम, ऐसे आप कहेंगे। यहाँ पे मैथ्स मैंने जोड़ दी, साइंस जोड़ दी। तो केवल प्रबुद्ध और अमीर वर्ग के लोग ही उस दर्जे में यात्रा करते थे, इसलिए लेखक ने सोचा कि आराम से खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए यात्रा संपन्न करेगा। इस कारण लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा होते हुए भी लेखक और नवाब साहब दोनों की खीरा ना खाने के कारण लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। यानी दोनों की इच्छा थी पर दोनों ने ही नहीं खाया। क्यों नहीं खाया वो आपको बताना है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, नवाब साहब जो है वो दिखाना चाहते थे कि खीरा गरीबों का फल है और उसे खाना नवाबों की शान के खिलाफ है, इसलिए इच्छा होने पे भी नवाब साहब ने खीरे को काट कर भी नहीं खाया तथा अपनी खीज मिटाने के लिए बहाना बना दिया कि खीरा उनके पेट के लिए ठीक नहीं है। वहीं लेखक ने क्या किया, नवाब साहब के खीरे यानी खीरा देने पर खीरा खाने को आग्रह के लिए नकार दिया। आप भी नकार देंगे, यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कुछ ये ले लो तो कुछ होते ना कि हाँ सिंसियर होते हैं कि आपको पता होता है कि हाँ मना, स्टार्टिंग में अगर मन भी करता हो ना आपका पर आप मना करते हैं क्योंकि लेखक नवाब साहब का व्यवहार पसंद नहीं आया। जब लेखक डिब्बे में दाखिल हुआ तो नवाब साहब ने लेखक से बात करने की कोई रुचि नहीं दिखाई और बात का कोई उत्तर भी नहीं दिया। इसी कारण लेखक के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। जब बाद में लेखक जो है नवाब साहब ने लेखक से खीरे खाने का आग्रह किया तो लेखक ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए मुंह में पानी आने के बावजूद खीरा खाने के आग्रह को नकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नवाबी नस्ल से आप क्या समझते हैं, लखनवी अंदाज पाठ के संदर्भ में लिखिए। तो आप लिखेंगे, लखनऊ के नवाबों और रईसों के बारे में लेखक की धारणा व्यंग्यपूर्वक और नकारात्मक थी। वह उनकी जीवन शैली की कृत्रिमता को दिखावे को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने आरंभ में ही डिब्बे में बैठे सज्जन को नवाबी नस्ल का सफ़ेदपोश कहा है। वास्तव में लेखक के मन में नवाब की नवाबी शान की ग्रंथि बैठी, इसलिए उन्हें नवाब की हर चीज़ रईसी का व्यंग नज़र आ रहा था। यानी स्टार्टिंग में उन्हें लग गया तो उन्हें अब एंड में भी हर चीज़ लगी रही थी। दूसरा प्रश्न, लेखक को देखकर नवाब साहब असहज क्यों हो गए, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। तो लेखक को देखकर नवाब साहब असहज हो गए क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई आम आदमी सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा करते हुए उन्हें देखे। इसके अलावा उन्होंने खीरा खरीद कर रखा हुआ था जैसे वो सामान्य लोगों द्वारा खाया जाने वाला फल समझते थे, अतः उन्हें ये गवारा नहीं था कि कोई उन्हें खीरा खाता हुआ भी देखे। इन्हीं विचारों के कारण वह लेखक को देखकर असहज हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। बाल गोविंद भगत के गीतों का खेतों में काम करते हुए और आते जाते नर नारियों पर क्या प्रभाव पड़ता था। तो वो गीत गाते थे तो क्या प्रभाव पड़ता था, बाल गोविंद भगत के गीतों का खेतों में काम करते हुए आते जाते नर नारियों पर गीतात्मक प्रभाव पड़ता था। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ काँप उठते थे, गुनगुनाने लगती थी, रोपनी करने वाली उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी, यानी थोड़ा हलचल होने लगती थी। यही बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू भी है।
दूसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब की सनक को आप कहाँ तक उचित ठहराएंगे? तो हम उसे अनुचित ही ठहराएंगे, वैसे मेरी तरफ से तो अनुचित है। तो लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब की सनक जो है वो सकारात्मक कही जा सकती है। यहाँ पे सकारात्मक दे रखा है, क्योंकि ज़्यादातर कहा जाता है ना कि आपको आंसर हमेशा सकारात्मक पहलू में ही देना चाहिए। तो सनक चाहे अंदाज की हो या बलिदान की, उसको किस रूप से लेते हैं ये ज़रूरी है। देशभक्ति रखने वाला देशभक्त, संत महात्माओं, भक्ति और परोपकार की सनक, महापुरुषों की नव निर्माण की सनक सकारात्मक है। जो नवाब साहब की सनक सकारात्मक है, यानी तो नवाब साहब की सनक भी हम सकारात्मक ही लेंगे, अर्थात उचित है, हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी ये भी पाठ के आधार पर लेखिका के पिताजी के सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का उल्लेख कीजिए। तो आप ये लिख सकते हैं, कहानी के आधार पर लेखिका के पिताजी के नकारात्मक और सकारात्मक गुण थे। सबसे पहले हम इसके नकारात्मक गुण लिखेंगे, थोड़ा आपको ब्लर होगा बट मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ तो आप इन्हें क्लियर कर लेंगे। दोनों बच्चों में रंग के आधार पर भेदभाव करना, मन्नू को हीन भावना से देखना, मन्नू के प्रति शक की भावना रखना और लेखिका के प्रति संवेदनहीनता, ये नकारात्मक पहलू थे। सकारात्मक पहलू ये थे उनके कि लेखिका के पिता लेखिका को स्वतंत्र आंदोलन में रुचि, देश समाज के प्रति जागरूक करना चाहते थे, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे, बच्चों में आर्थिक परेशानियां नहीं बांटते थे। तो यहाँ पे ये दो पहलू हमने लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान की तुलना कस्तूरी मृग से क्यों की गई है? अब आपको ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको ये आंसर भी ध्यान में रखना है। बिस्मिल्लाह की तुलना जो है वो कस्तूरी मृग से इसलिए की गई है क्योंकि दोनों के गुण समान हैं। जिस प्रकार जो कस्तूरी मृग है वो भीतर ही कस्तूरी की गंध होती है और वह उसकी तलाश में भटकता रहता है, उसी प्रकार जो बिस्मिल्लाह खान है सुरों के सच्चे ज्ञाता होते भी ईश्वर के सच्चे सुर की प्रार्थना करते रहते हैं, यानी वो सुरों के ज्ञाता हैं तब भी वो ईश्वर से सच्चे सुरों की प्रार्थना करते रहते हैं। वैसे जो कस्तूरी मृग होता है उसके अंदर ही गंध होती है, पर वो पूरी हर जगह गंध की तलाश में भटकता रहता है। नेक्स्ट हम 2 नंबर वाले फिर से क्वेश्चन करते हैं। अट नहीं रही है कविता में उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो के आलोक में बताइए कि फाल्गुन के लोगों के मान को किस तरह प्रभावित करता है। तो आप लिखिए, फाल्गुन महीने में प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है वो चरम पर होता है, चरम सीमा पर होता है और जन मन उससे प्रभावित होता है। फाल्गुन की सुगंधित हवा के रूप में जन जन अंदर बाहर सुवासित हो उठता है। इसके वातावरण अत्यंत सुहावना तथा मादक बन जाता है कि जन जन पक्षी की तरह पंख फैलाकर उड़ने के लिए व्याकुलता नजर आती है और मन में खुशी तथा प्रसन्नता से भर उठता है। दूसरा प्रश्न है, शिशु के धूसरित शरीर को देखकर कवि नागार्जुन ने क्या कल्पना करी? तो ऐसी तो कोई हमारी कविता एक बार हम देख लेते हैं कौन सी कविता की बात हो रही है। यस, तो ये हमारी ये दंतुरित मुस्कान से कविता में बताया गया है। तो शिशु के धूल धरिसित को देखकर कवि नागार्जुन की कल्पना कैसी प्रवलित हो रही थी? तो आप लिखेंगे, शिशु के धूल धूसरित शरीर को देखकर कवि नागार्जुन जी की कल्पना प्रवलित हो रही थी कि तुम्हारे धूल से सने शरीर को देखकर लगता है कि मानो कोमल के फूल तालाब को झड़कर झोपड़ी में खिल रहे हो, यानी जो कोमल के फूल है, कमल के जो फूल है ना वो तालाब में नहीं झोपड़ी में उग रहे हैं, जैसे लाइक तुम मिट्टी में सने ऐसे ही लग रहे हो। कहने का अर्थ है धूल धूसरित बाल तन को देखकर हृदय कमल खिल उठता है। कवि कल्पना करता हुआ कहता है कि जैसे तुम प्राणवान हो और तुम्हारा स्पर्श पाकर ही कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होता, अर्थात बच्चे के कोमल स्पर्श में इतनी जीवंतता है कि वह कठोर को भी कोमल बना देगी। आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुता, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये चैप्टर हमारा पोएम नहीं आ रही है, संगतकार आ रहा है। संगतकार कविता में कवि ने आम लोगों से क्या अपेक्षा की है? तो आप लिखेंगे, संगतकार कविता के आधार पर कवि की आम लोगों से अपेक्षा है कि जिस कारण आप लोग अपनी आवाज़ को ऊंचा ना उठाने की संगतकार की कमज़ोरी या असफलता नहीं मानना चाहिए। संगतकार के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, परशुराम के प्रति लक्ष्मण के व्यवहार पर अपने विचार लिखें, यानी परशुराम जी जो लक्ष्मण कैसा व्यवहार रखते हैं वो आपको बताना है। तो लक्ष्मण परम वीर हैं, ऐसे लोग स्वतंत्र ही निडर होते हैं, यानी वो जो लक्ष्मण है वो बचपन से ही निडर थे, यानी डरते नहीं थे किसी से।
परंतु किसी वीर का उग्र होना आवश्यक नहीं। यानी लक्ष्मण साथ साथ उग्र भी थे और उग्र होना ज़रूरी नहीं। हमारे विचार से एक योद्धा का धर्म अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना है। परंतु जहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण के मध्य वाद विवाद चल रहा था वह युद्ध क्षेत्र नहीं था। परशुराम का असीमित क्रोध तथा लक्ष्मण की असीमित उग्रता, यानी वो ज़्यादा ही जवाब दे रहा था और उनका ज़्यादा ही क्रोध था, दोनों ही ठीक नहीं था। हर बात की अति बुरी होती है, यानी हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना एंड हर बात का जवाब देना वो भी बुरा होता है। फिर भी हमारी समझ से लक्ष्मण को क्रोध की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। भारतीय संस्कृति हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, अपमान नहीं। तो ये हम लिख सकते हैं और यहाँ फिर आप लक्ष्मण के सपोर्ट में भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर वाले हैं आपके। पहला प्रश्न दे रखा है आपको, बच्चे रोना धोना पीड़ा आपसी झगड़े ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे रोना धोना पीड़ा आपसी झगड़े ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रखते, ये कथन सही है। बच्चे सरल और निश्चल स्वभाव के होते हैं, वे लड़ाई झगड़े की कटुता को अधिक देर तक अपने मन में नहीं रख पाते, इसलिए वो किसी को बता देते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कभी आम की फसल के समय आंधी आती है तब भोलानाथ अपने मित्रों के साथ बागों में चला जाता है, जहाँ उन्हें बूढ़े तिवारी जी मिल गए। बैजू ने उन्हें बिचड़ाना आरंभ कर दिया। उसकी शिकायत तब जब गुरुजी ने से की तो उन्होंने भोलानाथ की खूब खबर ली। भोलानाथ का रो रो कर बुरा हाल था, वह अपने पिता के साथ घर की तरफ चल दिए। रास्ते में ही भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खेलने लगे। वहाँ खड़े लोग कहने लगे, लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं समझते, ये हम कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो आपका जॉर्ज पंचम, यानी ये आपका चैप्टर आ ही नहीं रहा। तीसरा प्रश्न है, यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों के परिचित होने का अच्छा माध्यम है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर, यानी आप यात्रा करते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं ना, बहुत लोगों से मिलते हैं, नई नई बातें और कल्चर वगैरह सीखते हैं, तो वही आपको बताना है। इतिहास गवाह है कि सभी यात्राएं संस्कृतियों के परिचित होने का अच्छा माध्यम है। पाठ के आधार पर भी ये स्पष्ट होता है कि यात्राओं से हमें वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भाषा के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, परंपराओं के बारे में, मान्यताओं से भी परिचित होते हैं। हम दूर बैठकर किसी स्थान की संस्कृति का अनुभव नहीं कर सकते। संस्कृतियों का आदान प्रदान इसकी अहम भूमिका निभाते हैं। पहाड़ी बच्चों को स्कूल जाने के साथ साथ माँ बाप का हाथ पटाते देखा उन्होंने। ये सब हम अपने आंसर में लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को भी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सैम्पल पेपर की वीडियोस नहीं देखी अभी तक तो सैम्पल पेपर ज़रूर देख लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा पेपर के लिए। एंड ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं इन्हें एक बार पढ़ लीजिए और लिख ज़रूर लीजिएगा, जिससे आपको वो याद रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।